मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच फिज़िक्स पार्ट 1 के अगले लेक्चर के साथ। लेकिन आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लेक्चर देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा मेरा भी मनोबल मजबूत होता है। जब आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब होता है तो लेक्चर देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी और स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर करें। इतना आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आप लोगों से। अब हम पिछले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों ने हमसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के लिए भी कहा, तो मैं उन बच्चों से ये कह रहा हूँ कि मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, बस मुझे 2 लेक्चर का और टाइम दे दो। 2 लेक्चर और कंप्लीट कर लें ताकि इस चैप्टर को लगभग हम एंड कर ले जाएं। फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से समझाएंगे भी। अब हम लोग फिजिक्स जहाँ कल छोड़कर आए थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टेड माइंड में पढ़ो और जहाँ तक हो पाएगा बहुत अच्छा ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे और अच्छा ही होगा हम लोग पढ़ें। आज हम लोगों का टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम पिछले लेक्चर में ही आप लोगों को बता दिए थे निरक्षीय स्थिति बनता कब है, कैसे होता है। ये कोई डाइपोल है, ये कोई क्या है, डाइपोल है। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डाइपोल बनेगा। और निरक्षीय स्थिति इक्विलेटरल पॉइंट जब लेना होता है तो उसके मध्य बिंदु O से ऊपर लंबवत ऊपर या नीचे अगर हम कोई बिंदु लें तो वो बिंदु निरक्षीय स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है? निरक्षीय स्थिति। तो बच्चों, अब आप लोगों का हेल्प चाहिए क्योंकि अब पढ़ चुके हो तुम लोग भी। ये देखो, एक मेरे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ये मेरे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो क्या है, -q और +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। इस बिंदु का नाम ये है और इस बिंदु का नाम B है। इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। ये पूरी दूरी कितनी है? ये पूरी दूरी 2L है। हम लोग डाइपोल में पढ़े, हम लोग इसको डाइपोल में पढ़े। तो देखो लिखे क्या, हम लोग फिगर क्या बनाए, एक वैद्युत द्विध्रुव जो +q और -q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है और जिनके बीच की दूरी 2L है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लिख रहे हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव। कुछ बच्चे इसको बोरिंग फील कर रहे हैं कि इतना स्लो चलने का एक ही रीज़न है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, हर बच्चे तक अच्छे से पहुँचे। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जो +q व -q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, -q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 2L है और यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक
जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका परावैद्युतांक k है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। और जब यहाँ तक डाउट नहीं है तो अब देखो हमको निरक्षीय स्थिति में बिंदु लेना है। तो हम क्या किए, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर ऊपर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर यहाँ एक कोई बिंदु ले लिए। कितनी दूरी पर ले लिए, r दूरी पर। आगे लिखोगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल r दूरी पर किस स्थिति में बिंदु P है, किस स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में। दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा शायद आप लोगों को। अब हमने क्या किया, यहाँ माइनस q कूलाम आवेश है, इसलिए माइनस q कूलाम आवेश को बिंदु P से मिला दिए। यहाँ प्लस q कूलाम आवेश है, इसलिए प्लस q कूलाम आवेश को बिंदु A से मिला दिए। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना, ये पूरी दूरी 2l है और ये दूरी कितनी है, r है। तो ये दूरी कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से ये दूरी r है, ये दूरी l है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट कर्ण का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये l होगा। आधार का स्क्वायर r हो जाएगा, l हो जाएगा, l स्क्वायर और प्लस, तो अगर ये ऐसा है तो ये भी दूरी क्या होगा, अंडर रूट r स्क्वायर, क्या होगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा। अब एक वर्ड हम आप लोगों को बता दें, धन आवेश के चारों ओर, मान लो ये कोई धन आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर, ऐसे सीधे बाहर की ओर जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सीधे बाहर की ओर जाती हैं ऐसे। लेकिन अगर कोई ऋण आवेश हो तो उससे वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। सीधे कहाँ आती हैं, अंदर की ओर आती हैं। बहुत ध्यान से देखना, माइनस के कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर और प्लस के कारण किधर आती हैं, बाहर की ओर। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस q कूलाम आवेश है तो इस वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा ऐसे होगी, क्या होगी, EA होगी, ऊपर की ओर। कोई डाउट, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, EA होगा, क्योंकि देखो बाहर की ओर होता है। लेकिन ये माइनस q कूलाम है तो माइनस के कारण देखो किधर होता है, अंदर की ओर, तो माइनस यहाँ है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो ये बनेगा। और हम इसका नाम दे दिए EB। क्या नाम दे दिए, EB। अब आगे ध्यान दो, ये इधर है, ये ऊपर है, तो ये नहीं जोड़े जा सकते हैं। इनके हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बना लेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। इसका एक देखो, EA का क्षैतिज घटक ये होगा, EA cos थीटा, और इसका भी क्षैतिज घटक किसी पर होगा, EB cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक ये हो जाएगा EA, इसका वाला EA sin थीटा, और B वाले का इस पर आ जाएगा EB sin थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दो, फिर इसको हम कुछ देर बाद अब देखेंगे। अब देखो आगे काम करो,
यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र होगा, एक माइनस के कारण और दूसरा प्लस के कारण। एक माइनस के कारण होगा और एक प्लस के कारण होगा। तो अब इसको हम फिर से मिटा दे रहे हैं। इसको जो ये सब आप लोगों को समझाएं हम फिर से मिटा दे रहे हैं, अब बाद में समझाएंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पर दो आवेश है, एक माइनस क्यू कूलाम और दूसरा क्या है, प्लस क्यू कूलाम। माइनस क्यू कूलाम के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा और प्लस क्यू कूलाम के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको बच्चों मिटा दें, कोई डाउट तो नहीं होगा। अब मिटा दे रहे हैं इसको हम, आगे समझो, लेकिन नोट करते रहना। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम बताए बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र होगा, एक माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण और एक प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण। अब चलते हैं, लिखेंगे प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो अब आप लोग समझदार हो श्रीमान जी लोग, नाम क्या देंगे, EA होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो देखो यहाँ भी Q है, यहाँ तक तो सही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K लिख दें इंटू Q है, और R का मतलब होता है यहाँ से P की दूरी, A से P की दूरी कितनी है, √r + l का होल स्क्वायर, √r² + l² का क्या, होल स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर हम माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण निकालें, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण, तो इसका भी क्या आ जाएगा, EB = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एक माइनस आवेश Q, दूरी इसका भी वही है, इसलिए √r² + l² का होल स्क्वायर। आगे अब हमको तकलीफ होगी, आगे अब हमको ये तकलीफ होगी, उस तकलीफ का सामना करेंगे हम लोग। हमको बताओ, अगर कोई बल या इसी बिंदु पर कोई बल F1 इधर की ओर लग रहा है, एक बल इधर F2 लग रहा है, तो क्या इन दोनों बलों को हम जोड़ लेंगे, क्या इन दोनों बलों को F = F1 + F2 लिख सकते हैं, नहीं। इसको हम बल फर्स्ट ईयर में ही पढ़े हैं, संतुलन अवस्था प्राप्त करने का नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों एक दिशा में नहीं हैं। जब बल एक दिशा में नहीं होते हैं तो उनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करना पड़ता है। तो जब इसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करेंगे तो इस F1 का एक घटक ये आ जाएगा, F1 cos थीटा, और एक बल इधर से एक घटक ये चला जाएगा, F1 sin थीटा। इस F2 का भी इस पर एक घटक आ जाएगा, F2 cos थीटा, और एक नीचे चला आएगा F2 sin थीटा। इसी तरीके से हम ये जो यहाँ पर कई बाद में समझाएंगे, इसी मेथड से यहाँ पर EA के दो घटक बना दिए थे हम, एक ऊपर की ओर EA sin थीटा, और इधर की ओर एक घटक इसका बना दिए थे EA cos थीटा। और इसी तरीके से B का इस पर एक घटक बना था EB sin थीटा, और इस B का एक घटक इस पर आया था EB cos थीटा। चूंकि दोनों, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, चूंकि बहुत ध्यान से देखना बच्चों, प्लस और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है दोनों सेम है, तो जो ऊपर जाएगा
देखो ये घटक, इस घटक की बात कर रहे हैं, ये दोनों घटक तो जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे? क्योंकि एक ऊपर की ओर लग रहा है और एक ठीक नीचे की ओर लग रहा है। तो ये जब दोनों एक दूसरे को विपरीत खींचेंगे तो क्या होगा? शून्य हो जाएंगे। लेकिन एक जो ई ए कॉस थीटा है और ई बी कॉस थीटा है, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। ऐसा मान लो कि दो व्यक्ति मिलकर किसी वस्तु को एक ही दिशा में ढकेल रहे हैं, तो दोनों बल जुट जाएगा। यानी कि परिणामी देखो, E1 ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा बराबर किंतु विपरीत हैं, इसलिए वो शून्य हो जाएंगे। और ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा एक ही दिशा में हैं, इसलिए वो क्या होंगे? जुट जाएंगे। उसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर देखो, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के घटक ई ए कॉस थीटा नहीं सॉरी ई ए साइन थीटा व ई बी साइन थीटा बराबर किंतु विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त का मतलब खत्म कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि ई ए कॉस थीटा व ई बी कॉस थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इसलिए P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा और प्लस ई बी कॉस थीटा। बच्चों E इज इक्वल टू क्या आ गया? ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। E इज इक्वल टू क्या आ गया? ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब ई ए और ई बी का मान ऑलरेडी हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। ई ए का मान निकाले हैं 1/4 पाई एफ साइन एल 0 क्यू अपान अंडर रूट आर प्लस एल स्क्वायर। ई बी का मान निकाले हैं 1/4 पाई एफ साइन एल 0 क्यू अपान अंडर रूट आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों मान उठा के यहाँ क्या कर दें? रख दें। और जब हम मान रखेंगे तो आएगा ई ए इज इक्वल टू ई का मान, ई ए का मान देखो 1/4 पाई एफ साइन एल 0 क्या 1/4 पाई एफ साइन एल 0 के क्यू अपान क्या। अब देखो एक काम और सॉल्व करेंगे, अंडर रूट है होल स्क्वायर है, इसलिए अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट है और होल स्क्वायर, इसलिए अंडर रूट क्या होगा? हट जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा यहाँ है देखो प्लस ई बी का भी मान वही है। क्या मान है? 1/4 पाई एफ साइन एल 0 क्यू अपान अंडर रूट है तो हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि ये दोनों सेम हैं, दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे और मिलेगा क्या? E इज इक्वल टू 2। ध्यान दो दोनों जुट जाएंगे। 2 × 1/4 पाई एफ साइन एल 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। कोई डाउट? दोनों सेम है इसलिए दोनों क्या हो गए? ऐड हो गए। कोई तकलीफ? अब ये कॉस थीटा नया आ गया,
इन कॉस थीटा का उपचार करना पड़ेगा हम लोगों को। इस कॉस थीटा का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उपचार करना पड़ेगा। उपचार कैसे करेंगे, ये देखो मेरे इस फिगर में एक त्रिभुज बन रहा है, यह एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा है, एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए पी। क्या बन रहा है, ऐसे फिगर के नीचे इसको लिख लेना, त्रिभुज ओ ए पी में ये कॉस का मान निकालना है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें क्या है, ओ ए है, बाई कर्ण क्या है, ए पी है, लिख दें ए पी। मान रख देंगे, ओ ए का मान क्या है, देखो ओ ए का मान यल है, ए पी का मान क्या है, अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो कॉस थीटा का मान हम निकाल चुके, वो इसको यहाँ पर उठा के क्या कर दें, रख दें। और जब मान रखेंगे तो उसके लिए लिखेंगे कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान चित्र से रखने पर, चित्र से रखने पर E इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दो, 2 इंटू 1/4 पाई एफ साइनल 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान क्या आया, यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम आप लोगों से कुछ पूछेंगे, आप लोग मुझे समझाओ। अगर लिखा हो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का पावर 1/2, तो जब दोनों का गुणा होगा तो पावर ऐड होगा। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2। तो लिख सकते हैं r प्लस एल एक्स प्लस वाई का पावर 3/2। तो ये देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और अंडर रूट आर प्लस एल स्क्वायर, मतलब ये 1/2 और प्लस 1 क्या हो गया, 3/2। क्या हो गया, 3/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एफ साइनल 0 के, देखो ये 2l, QL, क्या QL। तो ये जो 2 है इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख लो, और नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। बच्चों हम लोग कल पढ़े थे, कल या उसके पिछले लेक्चर में, कि 2QL इज इक्वल टू होता है P। 2QL इज इक्वल टू क्या होता है, P। तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं, 2QL इज इक्वल टू P रखने पर, जब 2QL की वैल्यू P रखेंगे तो आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइनल 0 के, एफ साइनल 0 के P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब आज मुझे तकलीफ कम होगी समझाने में। वो कम क्यों होगी, तुम लोग जानते हो यल आर की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। यल इज लेस देन आर। कैसे है ये अक्षीय स्थिति में समझाए थे, कैसे है यल इज लेस देन आर, अक्षीय स्थिति में समझाए थे। तो यहाँ पर लिखोगे एल इज लेस देन आर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, और आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइनल 0 के इंटू P अपान, ये देखो एल कैंसिल हट चुका, आर स्क्वायर पावर 3/2। फिर देखो अगर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है तो गुणा हो जाता है, मतलब 3 दूनी 6, 6/2, 2 1 2 2 3 6 एक्स क्यूब होगा। तो ये आर स्क्वायर पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। इज इक्वल टू आया 1/4 पाई एफ साइनल 0 के P अपान आर क्यूब। यह निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण होता है। क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण होता है। इसको एक बार फिर से समझो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है एग्जाम के लिए। इसको बहुत अच्छे से समझ लो एक बार फिर, और बहुत शार्ट में समझाएंगे, क्योंकि आज एक टॉपिक और ख़त्म करना है। हम लोगों का टॉपिक क्या है,
निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप समझा दिए हैं, केवल एक बार समराइज करना है और साथ में आप लोगों को चलना है, इसलिए ध्यान से देखो। क्या करें, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लें, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लें। अब यहाँ पर देखो एक माइनस, ये बिंदु ए था, यहाँ बिंदु क्या माने थे, बी। बिंदु ए पर -q कूलम आवेश स्थित, +q माने थे। बिंदु बी पर एक चीज कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ कहे प्लस माने थे इसलिए प्लस, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी माइनस लो कहीं भी प्लस लो। ये हम ऐसा इसलिए किए ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। इसका मध्य बिंदु O है, कुल दूरी कितनी है 2l है, तो ये दूरी क्या होगी, l होगी। ये दूरी क्या होगी, l होगी। ये दूरी क्या होगी, l होगी। आगे देखो, हम माने थे इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु ऊपर P है, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो ये दूरी कितनी है, r है। अब देखो हम कहे थे P को +q से मिला दो, P को -q से मिला दो, P को -q से मिला दो। आगे का काम कहे थे, अगर ये L है और ये R है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट क्या होना चाहिए, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होना। यहाँ पर ध्यान दो, ये R है और ये L है, ये क्या है, R है और ये क्या है, L है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाना चाहिए, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सेम पोजीशन, ये r है ये l है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सब कुछ यहाँ क्लियर करना चाहेंगे। हम तुम लोगों को बताएं कि अगर ये कोई +q कूलम आवेश है तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऐसे सीधे बाहर की ओर होती हैं, सीधे बाहर की ओर होती हैं। तो इससे भी वैद्युत बल रेखाएं या तो इधर चलेंगी या तो फिर ऐसे ये सीधे इधर जाएंगी। EA वैद्युत क्षेत्र, और जो माइनस के कारण होता है, माइनस के कारण वो अंदर की ओर आती है। तो देखो माइनस के कारण इसका ये हो जाएगा EB, दो वैद्युत क्षेत्र EA और इस EA। अब देखो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं और पढ़ चुके हो, इसलिए दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। इसके दो घटक होंगे, एक घटक इस पर आएगा, ऊपर वाले का EA cos थीटा, नीचे वाले का EB cos थीटा। और इस EA का ऊपर वाला घटक होगा EA sin थीटा और ये नीचे EB sin थीटा। EA और EB बराबर और विपरीत है, इसलिए वो 0 हो जाते थे। विपरीत का मतलब देखो, एक ऊपर खींच रहा है दूसरा नीचे, तो एक ऊपर और दूसरा नीचे खींचकर 0 कर दे रहा बराबर होने के कारण। लेकिन EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों एक तरफ है, इसलिए दोनों जुट जा रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या किए थे, प्लस के कारण जब वैद्युत क्षेत्र निकाले थे बिंदु B पर, +q कूलम आवेश के कारण, कूलम आवेश के कारण, तो क्या आया था, EA = 1/4 पाई f sin L0 k, q अपान दूरी क्या है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। r स्क्वायर होता है इसलिए अंडर रूट हट जाएगा, क्या होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ऐसे -q कूलम आवेश के कारण EB = क्या होगा, 1/4 पाई f sin L0 k, q अपान क्या, r स्क्वायर प्लस, परिणामी हम लोग निकालेंगे। परिणामी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E = EA cos थीटा और EB cos थीटा। अब यहीं से बहुत ध्यान से देखो, यहीं से कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे हम लोग,
ए का मान ए का मान और ई बी का मान जो ऊपर निकाल कर रखे हैं ये स्मार्ट में, इसमें वो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा का मान उठा के इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। और जब हम मान रखेंगे तो आएगा 1/4 पाई एफ साइनल 0 के और क्यू अपान क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ई बी का मान देखो ये दोनों सेम है, 1/4 पाई एफ साइनल 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, दोनों देखो यहाँ सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है इसलिए ऐड हो जाएंगे। 1/1 और 1 2 गुणे 1/4 पाई एफ साइनल 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान हम चित्र फिगर से निकाले थे क्या, कॉस थीटा बराबर ये एंगल थीटा था किसमें, त्रिभुज ओ ए पी में, किसमें, त्रिभुज ओ ए पी में लिए थे। त्रिभुज ओ ए पी में हमको कॉस थीटा चाहिए तो लिखे थे कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है लंब कर्ण बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसका क्या है, ओ ए है और कर्ण क्या है, ए पी है। अब मान रख दिए ओ ए का मान यल, ए पी का मान √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब ये मान उठा के यहाँ रखते हैं तो इज इक्वल टू क्या मिलता है, 2 × 1/4 पाई एफ साइनल 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान क्या, एल अपान √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर को 1/2 ऑलरेडी लिख दें तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। √1/2 क्यों लिखे हैं जानते हो, 1/2 और 1 क्या लिख देंगे, 3/2 आ जाएगा। इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइनल 0 के, जो ये 2 लिखा है इसको यहाँ ले आए और लिख दिए इंटू 2QL और इन दोनों को क्या कर दिए बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब देखो आगे क्या देखो, ये जो 2QL है इसको क्या लिख दें, जो 2QL है इसको क्या लिख दें, P लिख दें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एफ साइनल 0 के और ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा P और ये देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। तुम लोग जानते हो एल आर की तुलना में बहुत छोटा है, क्यों छोटा है ये कल बताए थे। एल छोटा है, एल इज लेस देन आर, इसलिए ई छूट गया, एल छूट गया था 1/4 पाई एफ साइनल 0 के पी अपान क्या, आर स्क्वायर पावर 3/2। पावर होल स्क्वायर होने गुणा हो जाता है, 3 दूनी 6/2, 6/2 का मतलब क्या 3, 4 पाई एफ साइनल 0 के पी अपान क्या आर क्यूब। ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ पर एक वर्ड और आप लोगों को इसी वक्त समझ लेना जरूरी होता है तो उसको भी हम समझा दें इसी वक्त। कल हम लोग निकाले थे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। अक्षीय स्थिति में क्या आया था, 1/4 पाई एफ साइनल 0 के 2p अपान आर क्यूब। आज जब हम लोग निरक्षीय स्थिति में निकाले तो क्या आया, 1/4 पाई एफ साइनल 0 के p अपान आर क्यूब। ये कल अक्षीय स्थिति में हम लोग पढ़े थे और ये आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में पढ़ रहे हैं। दोनों में कुछ कॉमन है, देखो इस अक्षीय स्थिति में 2 है और निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं है, बस इतना ही अंतर है। देखो अक्षीय स्थिति में 2 है और निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं है। कोई डाउट,
अक्षीय स्थिति में देखो 2 है और निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं है, दोनों में मात्र यही इतना अंतर है, इतना ही अंतर है। तो हम यहाँ से काम कर सकते हैं, यह कह सकते हैं कि जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो अक्षीय स्थिति का कितना होता है, कितना होता है। ओहो, यहाँ पर देखो अक्षीय स्थिति में 2 है, निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति का क्या होता है, बोलो भाई, बोलो जल्दी से। अक्षीय स्थिति का, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, दोनों में मात्र इतना अंतर है। इसका मतलब क्या, ओहो, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति का क्या, यहाँ 2 है इसमें 2 नहीं है, मतलब का आधा होता है। ये नोट में लिख लेना, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम बचा देगा। बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये क्या कर देगा, टाइम बचा देगा। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति का आधा होता है। अब हम लोग अगला जो कल का टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। हम लोगों का जो कल का टॉपिक होगा वो होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। कल का टॉपिक होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। इसी टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन तैयारी करना, नोट तैयार करना आप लोगों का काम है और न्यूमेरिकल लगाते रहो। 2 लेक्चर के बाद फिर से हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे।